कपूर नाम के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से बड़ा भाई अंधा था। उसे बचपन से ही दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो हमेशा अपने घर में ही रहता। आंखों से अंधा होने के बावजूद भी वो बहुत ही अक्लमंद था। उसने अपने जीवन के अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया था। वो चीजों को ऐसे महसूस करता जैसे कोई आंखों वाला इंसान भी महसूस नहीं कर पाता। उसका छोटा भाई खेती किसानी का काम करता था, लेकिन अक्सर उनके खेतों में जानवर आ जाने के कारण उनकी फसल तबाह हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत ही परेशान हो चुका था। उसने जानवरों को भगाने के बहुत से तरीके आजमाए, लेकिन हर बार वो असफल ही रहा। कोई ना कोई जानवर उसकी फसलों को खराब करके चला जाता। एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा क्यों ना अपने खेतों से जानवरों को भगाने के लिए अपने बड़े भाई रघु की सहायता ली जाए। अब क्योंकि बड़ा भाई अंधा था, वो खेतों में बैठकर जानवरों की आहट सुनकर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकता था, जिससे कि फसल बर्बाद होने से बच सके। छोटे भाई ने खेतों में एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और अपने अंधे भाई रघु को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो तुम जोर जोर से चिल्लाना। इससे वो जानवर डरकर भाग जाएगा और हमारी फसलें बच जाएंगी। रघु ने छोटे भाई की बात मान ली और उस दिन से वो खेतों में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट आती, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिसके कारण जानवर डर के मारे खेतों से भाग जाते और फिर रघु वापस अपनी झोपड़ी में आकर बैठ जाता। कई दिनों तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन खेत में एक हिरन भागता हुआ आया और खेतों की बाड़ तोड़ता हुआ निकल गया। उसी हिरन का पीछा करते हुए नगर का राजा भी खेतों में आ पहुंचा। उसके साथ उसके कुछ सिपाही थे। जब राजा की नजर रघु पर पड़ी तो उसने पूछा, देखो भाई, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? रघु ने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि जो हिरन मेरे खेतों में से गुजरा है वो आपके शिकार के लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसका पीछा करके अपना समय खराब मत कीजिए। राजा ने रघु की यह बात सुनी तो हैरान रह गया। वो मनी मन सोचने लगा, जिस हिरन का मैं पीछा कर रहा हूं वो मेरे लायक नहीं है। ये आदमी तो अंधा है, फिर भी इसे कैसे मालूम कि मैं किसी हिरन का पीछा कर रहा था? राजा ने कहा, नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम ये भी कहते हो कि जो जानवर यहां से गुजरा है वो मेरे लायक नहीं है। रघु ने जवाब दिया, महाराज, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वो हिरन नहीं बल्कि हिरनी है और वो गर्भावती है। मुझे लगता है कि आप एक गर्भावती हिरनी का शिकार कभी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैंने कहा कि वो आपके लायक नहीं है। उसके पीछे जाने से बेहतर है कि आप अपना कीमती समय बचाएं और किसी दूसरे शिकार को ढूंढकर अपना शिकार का शौक पूरा करें। यह सुनकर राजा और भी हैरान रह गया। मन ही मन वो सोच रहा था, इस आदमी को कैसे पता चला कि वो हिरनी गर्भवती है? राजा ने तुरंत अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या सच में वो गर्भवती हिरनी है। अगर ये अंधा आदमी इतने विश्वास से ये बात कह रहा है तो मुझे इसकी बात की परीक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर सचमुच हिरनी गर्भवती हुई तो फिर वो हमारे शिकार के लायक नहीं है। सिपाही राजा से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और फिर उस हिरनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब तक वो हिरनी थक चुकी थी और एक पेड़ के नीचे आराम से खड़ी थी। उसके पेट को देखकर साफ नजर आ रहा था कि वो गर्भवती है। सिपाही ने जब यह देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा और राजा से कहा, महाराज, इस अंधे आदमी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। वो सचमुच गर्भवती हिरनी है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला एक अंधा आदमी ये सब कुछ कैसे जान सकता है कि वो जानवर गर्भवती हिरनी है। राजा ने फैसला किया कि वो इस भेंट को अवश्य जानेगा। उसने अंधे आदमी से पूछा, देखो भाई, मैं नहीं जानता कि तुम सचमुच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे? अंधे भाई रघु ने उत्तर दिया, महाराज, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सच सच बताऊंगा। राजा ने कहा, एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का मैं पीछा कर रहा हूं वो एक गर्भवती हिरनी है। तुम्हें यह कैसे पता चला? यहां पर और भी तो जानवर आते होंगे। अंधे भाई ने जवाब दिया, हुजूर, वो हिरनी मेरे खेतों में आई तो उसकी दौड़ने की गति और भागने की आहट से मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो एक हिरनी है। अब क्योंकि मेरे खेतों में जो बाढ़ लगी थी वो काफी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है
अगर कोई हिरन होता तो उस बाढ़ को आसानी से उछलकर लांघ सकता था, लेकिन वो हिरनी बाढ़ तोड़कर भाग गई। अगर वो छलांग लगाती तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को खतरा हो सकता था। बस इसी से मैं जान गया कि वो हिरनी गर्भवती है। राजा ने फिर से सवाल किया, लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि वो कोई हिरनी है या फिर कोई और जानवर? अंधे भाई ने कहा, महाराज, मैं सारा दिन सुबह से शाम तक यहीं पर बैठा रहता हूं। माना कि भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन उसी भगवान ने मुझे आंखों के बदले में तेज दिमाग और सुनने व महसूस करने की जबरदस्त शक्ति दी है। मैं जान लेता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेतों में आया है और उसी हिसाब से मैं जोर से चिल्लाता हूं ताकि वो जानवर यहां से भाग जाए और मेरी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए। उसकी बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा, ये नौजवान भले ही अंधा है, लेकिन सचमुच बहुत ही अक्लमंद है। इसके जैसे समझदार और तेज दिमाग आदमी को मेरे दरबार में होना चाहिए। ये सोचकर राजा उसको अपने साथ महल में ले गया। महल पहुंचकर राजा ने कहा, देखो नौजवान, सबसे पहले तुम मुझे अपना नाम बताओ और अपने बारे में सब कुछ बताओ। अंधे नौजवान ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रघुनाथ है। सभी लोग मुझे रघु कहते हैं। इसके बाद रघु ने अपने बारे में सब कुछ सच सच राजा को बता दिया। राजा ने कहा, रघु, मैं तुम्हारे जैसे तेज दिमाग और अक्लमंद आदमी की बहुत कद्र करता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम आज से मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपने महल में नौकरी पर रखना चाहता हूं। अगले दिन राजा ने रघु को अपने पास बुलाया और कहा, रघु, तुम एक बहुत ही तेज दिमाग और दूरदर्शी आदमी हो। तुम्हें हर बात आसानी से मालूम हो जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम बता सकते हो कि मैं अपने माता पिता की असली संतान हूं या फिर किसी और की? अंधे रघु ने कहा, महाराज, आपको इस बात से क्या लेना कि आप किसके बेटे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए आप इस सवाल को रहने ही दीजिए। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। यह सवाल हमेशा से ही मुझे परेशान करता रहा है। अगर इस बात को जानने के लिए तुम्हें मेरी मां से मिलने की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हें अपनी मां से भी मिलवा सकता हूं, और मेरे पिता का तो देहांत हो चुका है। रघु ने कहा, महाराज, मुझे आपकी मां से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसकी संतान हैं, लेकिन पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। इसके बाद रघु कहने लगा, महाराज, असल में आप एक कंजूस बनिया की संतान हैं और उसकी कंजूसी की आदत आप में भी आ गई है। यह सुनकर राजा गुस्से से भड़क उठा। उसने तलवार निकाल ली और सीधा अपनी मां के पास पहुंचा। मां से बोलकर कहा, मां, मुझे सच सच बताओ, क्या मैं अपने पिता का बेटा हूं? अगर आपने मुझे झूठ बोला तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगा। उनकी मां ने कहा, बेटा, बात दरअसल यह है कि तुम हमारी असली संतान नहीं हो। हमें तो कोई संतान ही नहीं थी। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें किसी और से गोद लिया था और तुम्हें अपनी संतान की तरह पाला था। दरअसल मेरे पति के एक बहुत खास दोस्त थे जो इस नगर के नगर सेठ थे। कहने को तो वे नगर सेठ थे, पर वे बहुत ही कंजूस आदमी थे। वो हर चीज को बहुत ही संभाल कर खर्च करते थे और उनकी ये आदत तुम में भी आ गई है। तुम उन्हीं के बेटे हो। एक बार किसी दुर्घटना के कारण उनके घर में आग लग गई थी। पूरा परिवार जलकर मर गया, लेकिन भगवान की दया से तुम जिंदा बच गए थे और उस समय तुम बहुत ही छोटे थे। मैंने और मेरे पति ने तुम्हें अपना लिया और अपने बेटे की तरह तुम्हारी परवरिश की। लेकिन ये बात सच है बेटा कि तुम हमारा खून नहीं हो, फिर भी हमने तुम्हें अपने बच्चों से कम नहीं समझा। सारी सच्चाई जानने के बाद राजा अंधे रघु के पास वापस आया और पूछने लगा, रघु, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे पिता एक कंजूस बनिया सेठ थे? रघु ने जवाब दिया, महाराज, क्योंकि अगर आप सच में एक राजा की असली संतान होते तो अब तक आपने मुझसे जितने भी प्रश्न किए हैं उनका सही उत्तर मिलने पर आप मुझे ढेरों इनाम दे चुके होते। लेकिन आपने तो मुझे एक पाई तक नहीं दी। तभी मुझे अनुमान हो गया था कि आप एक राजा की संतान नहीं बल्कि किसी कंजूस सेठ की संतान है। राजा को अपनी कंजूसी के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा बोला, रघु, तुमने ठीक कहा। मैं आज से ही अपनी कंजूसी की ये आदत छोड़ता हूं। ये कहते हुए राजा ने सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक थैली रघु को थमा दी और साथ ही कहा, रघु, मुझे विश्वास है कि हमारे बीच हुई ये बातचीत तुम हमेशा अपने तक ही सीमित रखोगे। रघु बोला, महाराज, मुझे अपने स्वर्गीय माता पिता की कसम है, ये राज हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। इसके बाद राजा ने रघु से कहा, रघु, आज से तुम मेरे सबसे खास आदमी हो। मैं तुमसे एक और बहुत जरूरी बात जानना चाहता हूं।
पिछले कुछ दिनों से मुझे इस बात का संदेह है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम इस बात को भांप सकते हो? रघु ने कहा, महाराज, ये एक बहुत पेचीदा मामला है, लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दरबार के लोगों से मिलकर यह पता लगा सकता हूं कि क्या सच में कोई साजिश हो रही है या नहीं। राजा ने कहा, ठीक है रघु, मैं तुम्हें अपने दरबार में लेकर चलूंगा। अगर तुमने मुझे सब कुछ पता लगाकर बता दिया तो मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद राजा अंधे रघु को अपने साथ लेकर दरबार में आ गया, जहां पर सभी मंत्री और दरबारी मौजूद थे। राजा ने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि आज के बाद रघु हमारे दरबार का एक हिस्सा होगा। इसके बाद राजा ने सभी दरबारियों से रघु का परिचय करवा दिया। सभी लोग हैरान थे कि राजा एक अंधे आदमी को अपने दरबार में नौकरी पर क्यों रखना चाहते हैं। रघु चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। वो दरबार में बैठे लोगों की बातें और उनकी आवाजें बड़े ही गौर से सुन रहा था। इसके बाद राजा ने दरबार की कार्यवाही शुरू की। राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों से राजकाज के कार्यों के बारे में पूछताछ की। सभी मंत्रियों ने पूरे विस्तार से अपने कामों के बारे में बतलाया। रघु चुपचाप एक जगह पर बैठा सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब राज दरबार की कार्यवाही खत्म हो गई तो राजा और रघु एक एकांत कमरे में चले गए, जहां पर रघु ने कहा, महाराज, मुझे आपके एक मंत्री जिसका नाम सज्जन है उस पर संदेह है, क्योंकि जब वो आपसे बात कर रहा था तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। वो बार बार अपनी बात बदलता था। जब आपने उससे किसानों पर लगने वाले लगान के बारे में पूछा तो उसने फौरन बात बदल दी। इसके अलावा जब आपने राज्य की सीमाओं की चौकसी के बारे में उससे पूछा तो भी उसने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। वो बार बार अपनी बात को दोहराता है या फिर उसे बदलता है। वो अपनी बात को इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे लगता है कि बार बार दोहराने से उसका झूठ भी सामने वाले को सच लगने लगेगा। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि अपने मंत्री सज्जन की छानबीन करवाइए। वो अवश्य ही आपके लिए खतरा हो सकता है। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति को बुलाया और कहा कि हमारे मंत्री सज्जन सिंह पर खुफिया तरीके से नजर रखी जाए। सुबह से लेकर रात तक वो क्या करता है, किससे मिलता है, कहां कहां जाता है, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके मुझे दी जाए। सेनापति ने कुछ खास जासूसों को बुलाकर मंत्री के पीछे लगा दिया। कुछ दिनों के बाद सेनापति ने यह खबर दी कि महाराज, मंत्री सज्जन सिंह सचमुच एक षड्यंत्र रच रहा है। वो पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ मिलकर आपके खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है। हमारे जासूसों ने यह भी बताया है कि उसने सीमाओं पर सेना की चौकसी को कम करवा दिया है और इसके अलावा हमारे दरबार के भी कुछ लोगों को वो अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके खिलाफ विद्रोह किया जा सके। ये सुनकर राजा हैरान रह गया। इसके बाद राजा रघु से मिला और कहने लगा, रघु, सचमुच तुम्हारी अक्लमंदी ने मेरी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो आज मैं इस राज्य का राजा ना होता। इतना कहकर राजा ने एक अशर्फियों से भरी हुई एक थैली रघु को थमा दी। अब तो राजा का विश्वास रघु पर और भी पक्का हो गया था। वो अपने हर काम में रघु की सलाह लेने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक घोड़े का व्यापारी राजा के पास आया। वो एक बहुत ही ऊंची नस्ल का घोड़ा बेचने के लिए आया। उसने सौदागर को वो घोड़ा दिखाया और घोड़े की तारीफ करते हुए कहने लगा, महाराज, ये अरब देश का अरबी घोड़ा है। इसके मुकाबले का घोड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इसकी रफ्तार ऐसी है मानो बिजलियां कड़क रही हों। आप चाहें तो इसे शिकार पर ले जाएं या युद्ध के मैदान में उतार दें, यह हमेशा आपकी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरेगा। उस घोड़े की कद काठी और उसके शरीर को देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने घोड़े को खरीदने का फैसला किया। सौदागर ने कहा, महाराज, क्योंकि यह घोड़ा बहुत ही खास है इसलिए इसकी कीमत 20,000 सोने की अशर्फियां हैं। घोड़े की इतनी ऊंची कीमत सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आज तक मैंने इतना महंगा घोड़ा कभी नहीं खरीदा, तो क्यों ना ये घोड़ा खरीदने से पहले मैं अपने सलाहकार रघु की सलाह ले लूं। ये सोचकर राजा ने एक नौकर को रघु को बुलाने के लिए भेजा। जब रघु वहां पर आया तो वो हाथों से टटोल टटोल कर घोड़े को देखने लगा। कुछ देर तक टटोलने के बाद वो कहने लगा, महाराज, मेरा फैसला यह है कि यह घोड़ा बिल्कुल बेकार है। आप जैसे राजा के लायक तो यह बिल्कुल भी नहीं है। यह सुनकर सौदागर को गुस्सा आ गया क्योंकि उसका बना बनाया काम बिगड़ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, महाराज, ये तो एक अंधा आदमी है और एक अंधे आदमी को भला घोड़े की क्या पहचान। रघु अभी तक चुपचाप खड़ा था। जब घोड़े के सौदागर ने उसके बारे में ऐसी बात कही तो वो कहने लगा, महाराज, असल में ये घोड़ा बीमार है। इसे खिला पिलाकर इस काबिल बना दिया गया है कि दूर से देखने में ये बहुत ही अच्छा लगे,
मगर मुझे पूरा यकीन है कि आज तक किसी ने इस पर सवारी नहीं की होगी। जब मैंने इसके शरीर पर हाथ फेरा और इसकी कमर पर जोर से हाथ मारा तो ये घोड़ा कांपने लगा। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो आप खुद इस पर सवार होकर देख लीजिए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चलेगा और बिधकना शुरू कर देगा। रघु की बात सुनकर राजा ने फौरन अपने एक सिपाही को घोड़े की सवारी करने का आदेश दिया। वो सिपाही जैसे ही घोड़े पर बैठा, घोड़ा बुरी तरह से बिधकने लगा। ये देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं चला। रघु की बात बिल्कुल सच निकली। राजा ने सौदागर को फटकार लगाई और कहा, तुम इस राज्य में आकर मेरे साथ धोखा करना चाहते थे, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर 10,000 सोने की अशर्फियों का जुर्माना लगाता हूं और ये सोने की अशर्फियां रघु को दे दी जाएं। और फिर ऐसा ही किया गया। घोड़े के सौदागर से 10,000 सोने की अशर्फियां वसूल की गईं और इनाम के तौर पर रघु को दे दी गईं। रघु बहुत खुश हुआ। इस तरह से एक बार फिर से अंधे रघु ने अपनी अक्लमंदी से राजा को होने वाले नुकसान से बचा लिया। राजा अब रघु से बहुत ही खुश था और उसने हमेशा के लिए रघु को अपने महल में एक दरबारी के तौर पर रख लिया। और फिर आने वाले कई सालों तक रघु ने राजा के यहां पर नौकरी की। रघु बेशक अंधा था, पर उसने अपनी अक्लमंदी से अपनी जिंदगी को बेहतर बना लिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।